मैं हो सकता है थोड़ा एक दो टेक लूँगा बोलने में, तो ये उल्टा जाएगा तो आपको सीधा दिखेगा। ओके आपने तो पिछली बार मना किया था इसमें नहीं अकाउंट उसका वो खराब हो रहा है नहीं ठीक से किया तो अच्छा। चलाना सही है। सर का थोड़ा सा हल्का सा इधर को कर दो एकदम अंदर की तरफ। क्या चीज़? बस थोड़ा बस हो गया नहीं हो गया ड्रेस पे तो नहीं है ना? ठीक है। हाँ हाँ ठीक है अच्छा ऑन करना प्लीज। ऑन है नहीं वो टेलीग्राम। अच्छा ये भी मैं ऑन कर रही हूँ। हाँ कर ये भी हम ठीक है चालू हो गया। मेरे ये ऊपर ऊपर तो नहीं आ रहा? डॉक्टर साहब बोलिए या क्या आपका टाइटल क्या है? डॉक्टर साहब आप देखो टाइटल जाति रही नहीं। नहीं टाइटल मतलब आपका सिंह। सभा बहादुर सिंह। सभा बहादुर सिंह नाम है। ठीक है तो डॉक्टर आप लिखते हैं? डॉक्टर पर पीएचडी मिली है तो लिखेंगे। ठीक है तो आपने दिए है परिचय हाँ। बहुत सही निकाला है आपने। सही है एकदम सही चीज निकाली है। तो उसको टेलीप्रॉम्प्टर ऑन कर दीजिए। थोड़ा मैं दो टेक अगर लेगा तो मैं दो बार करूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त एपिसोड में, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो बदलाव की असली तस्वीर है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो किसान हैं, लेकिन सिर्फ ज़मीन के नहीं, आइडियाज़ के लिए। इन्होंने अपनी पीएचडी जर्मनी से पूरी की। कई देशों में इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्टअप को स्टडी किया है और इनका मिशन है भारत के युवाओं को ऑर्गेनिक खेती और एग्री स्टार्टअप के जरिए आत्मनिर्भर बनाना। जी हाँ, आज हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं डॉक्टर सभा बहादुर सिंह जी। एक थोड़ा बहुत सही बोला आपने बात। अच्छा एग्री तक ना एक एग्री जो थोड़ा और नीचे लीजिए और नीचे। हाँ बस एक एग्रीप्रेन्योर, एक विजनरी, एक नए स्टार्टअप्स पर। जी हाँ आज ये से नीचे और बस जी हाँ, आज हमारे पॉडकास्ट में मेहमान हैं डॉक्टर सभा बहादुर सिंह जी। एक एग्रीप्रेन्योर, एक विजनरी और एक नए स्टार्टअप के लिए प्रेरणा। आज हम जानेंगे कैसे एग्रीकल्चरल स्टार्टअप एक रेवोल्यूशन ला सकती है और जानेंगे गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स की डिटेल और कैसे आज की कॉम्पिटिटिव थोड़ा और नीचे कीजिएगा और थोड़ा नीचे बस गुड। इतनी रिफ्रेश हो जाएगा मेंटली। जी हाँ, आज हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं डॉक्टर शबा। जी हाँ नहीं ठीक है। जी हाँ, आज हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं डॉक्टर सभा बहादुर सिंह जी, एक एग्रीप्रेन्योर, एक विजनरी और एक स्टार्टअप के प्रेरणा। आज हम जानेंगे कैसे एग्रीकल्चरल स्टार्टअप और एक में रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर वाला वर्ड सही से बोलो। एंटरप्रेन्योर बड़ा मुंह टेढ़ा करके बोलना पड़ता है, थोड़ा खतरनाक वर्ड है। आज हम जानेंगे कैसे एग्रीकल्चरल स्टार्टअप एक रेवोल्यूशन ला सकती है और जानेंगे गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स की डिटेल और कैसे आज की कॉम्पिटिटिव दौर में भी एक सॉलिड और प्रोफेशनल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है।
तो जुड़े रहिए और तैयार हो जाइए कुछ हटकर सोचने के लिए। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी, सादर नमस्कार आपको थैंक यू सर। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपने पॉडकास्ट शुरू किया। जी, आप बताइए। जी। सर, शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके अपने करियर के बारे में। कैसे आपने स्टार्ट किया और कैसे आपने एग्रीकल्चर में अपना एक एक्सपीरियंस इकट्ठा किया, किन किन देशों में गए, थोड़ा सा उसके देखिए, एक तो धुन होती है, धुन मेरे अंदर धुन थी कुछ करने की। अच्छा। और जो बचपन से हमने देखा था कि जो एग्रीकल्चर होता है ना, वो जीवन तैयार करता है। जो किसान होता है ना, वो जीवन तैयार करता है। और जीवन तैयार करने के बाद वो डिसाइड कर देता है कि कब तक ये पौधा कितने दिन तक चलेगा। सेम वही कंडीशन मनुष्य में आती है। कोई कहीं से पैदा हो, क्या करेगा, कैसे करेगा, वो डिसाइडेड हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जो पूरी दुनिया है ना, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ेगी। चाहे वो खाने की हो, चाहे दवा की हो, चाहे रहने की हो, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। और हमारे देश का पूरा इकोसिस्टम ही कृषि पर है। आत्मनिर्भर, जो आज हम बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, पुराने गांव हमारे आत्मनिर्भर रहे और कहीं कहीं कमाने जाते नहीं थे। घर में उनका तालाब है, मछली भी है, खेत भी है, खा भी रहे हैं, अन्न भी उगा रहे हैं। किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। ये एक संतुष्टि वाला कार्य है। और एक तरह से कहा जाए ना कि जब बचपन से मैं देखता था ना कि यार ये करना है, तो ये था कि पढ़ाई कुछ भी करो, कुछ भी पढ़ाई करो, लेकिन करना तो यही है। क्योंकि ये खेती मतलब इसी सिस्टम में जाना है। क्योंकि इसमें कभी ना, जैसे ना कि अगर दुनिया एक तरह से ना, अगर दुनिया पूरी तरह से अगर खत्म भी हो जाए, ये नहीं खत्म होगा। क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी अपने ऊपर ही आपके पास है। आपका इकोसिस्टम बनता है। आप छोटा सा लेके चाहे जंगल में चले जाओ, आपने छोटा सा इकोसिस्टम बनाया ना, तो वहीं से आपका सब कुछ चालू हो जाएगा। और भारत की जो रीति नीति संस्कार है, वो सब कुछ यही बताता है कि किसी और से मांग के नहीं लाए। यहीं पे हमने बुद्धि का इस्तेमाल करके इनोवेशंस किए, तालाब बनाए, खेत बनाए, फसलें बनाई। पुरातन काल में अगर जाते हैं तो सब कुछ हमारे पास आए, तो हम कहीं भी नया जीवन तैयार कर सकते हैं। तो कृषि ये है कि हम कहीं भी नए जीवन को तैयार करने के लिए बैठ सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि कृषि प्रोफेशन नहीं है, दिस इज द लाइफ स्टाइल। अगर आप इसमें आते हैं, जस्ट यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर लाइफ स्टाइल इन न्यू वे। अगर आप नए रास्ते जा रहे हैं तो दिस इज वेरी गुड। और ये मैं बचपन से महसूस होता है, मतलब जेनेटिक होता है। तो सोचता था इसको करना है, ऐसे करना है। हमने पढ़ाई जो भी की अच्छी की, और करने के बाद फिर हमने एकदम से इसमें धुन लगी। और सबसे बड़ा काम उसमें जो आया, मैं कभी भूल नहीं सकता, वो जीवन भर मेरे साथ रहेगा। गौ माता का जो आया, कृपा आई, तो या कह सकते हैं कि गौ माता के सहयोग से, या उन पे गाय पे रिसर्च करने से, गोबर पे रिसर्च करने से, जैविक और पूरा मतलब इधर ना एक पूरा जो नॉलेज हो सकता है ना कि कृषि क्या है। दुनिया भले क्या है कि जो है ना पीएचडी बाहर से कर गया या कैसे, लेकिन वो एक आज की मांग है। रियल ट्रुथ ये है कि हमारे देश में, हमारे भारत में कृषि बसता है और कृषि ही हर चीज की नींव है। ये सब सोचते हुए हम इसी में लास्ट लगभग 20 साल पहले आए, और सरकार में भी प्लानर के रूप में, और पूरे भारत में भी लगभग 70,000 से ज़्यादा लोगों को हमने ट्रेनिंग भी किया इसमें, एग्रीकल्चर से जुड़े सारे एग्रीकल्चर से। फिर अफ्रीकन कंट्री में जाना हुआ, यूरोप जाना हुआ, तो सब जगहों पे अब विश्व के कई देश घूमने भी समझा हमने, सबसे संभ्रांत, सबसे संपन्न, सबसे बुद्धिजीवी तो हम ही हैं, भारत ही है। बस ये रहा कि हम भ्रम में चले जाते थे। यूरोप हमको भ्रमित कर दे, और हम भ्रम में जाने के बाद उसी का करने लगे, और वो क्या करे, हमारी चीजों को लेकर के हमें को बेच दे। ये जो टेंडेंसी है, इसका बड़ा एक जीता जागता उदाहरण आज देख लो आया है अभी हमारे देश पे। कुछ आक्रांताओं ने अपनी नजर डाली आतंकवाद के रूप में, तो हमारे देश ने बड़ा तेज एक्शन लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कार्य किया, और उनकी क्षमताएं ऐसी है कि सामने वाले देश को कहीं ना कहीं डरना पड़ा। और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा देश आ रहा था अपने आप को अपना नेतृत्व दिखाने के लिए, जबरदस्ती। उसमें भी हमारे देश के अच्छे नेतृत्व और क्षमतावान नेतृत्व ने उसको जो है ना इस तरह से वो किया कि अपने मुंह से खुद वो बोले लगे, नहीं हमारा कोई मतलब नहीं है भारत और पाकिस्तान के मामले में। एक मतलब ये हमारे देश की मिट्टी की क्षमताएं हैं, जो मैं बता रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल, नाटक गोइंग एंड राजनीति, ये क्षमताएं हमारे देश की। तो हमारे देश की जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी है जहाँ से योद्धा तैयार करती है, चाहे वो कृषि के हो, चाहे वो सेना के हो, चाहे वो राजनीति के हो, चाहे वो शासन के हो, चाहे वो प्रशासन के हो।
तो जब हमारे देश की मिट्टी इतनी अच्छी है तो हमको इसमें करना ही चाहिए। और युवाओं को तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास 1 बीघा खेती भी है ना, तो उससे आप जो पैकेज होता है ना, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का, 3 लाख का पैकेज आप बना सकते हो। वो फोन इससे भी थोड़ा सा ना या सही जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूँगा। अभी ना हमने इंट्रो पूछा है, ये सब चीज़ें भी काफी चीजें चले गए। हाँ, तो तो ये हम लोग पूरा डाइवर्ट हो जाएगा पूरा। तो अब जैसे इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसी में आप ऐड करते हैं, इसी में आप कटिंग पिटिंग कर लीजिए हाँ, वीडियोस में। क्या आपने और क्या रिसर्च किया, कहाँ कहाँ हाँ, आप थोड़ा वो बता बिल्कुल। तो अब इसमें जो है ना, रिसर्च की अगर बात करें तो सबसे पहला जो हमारा कार्य चालू हुआ वो गोबर और गौमूत्र पे चालू हुआ। हमने गोबर और गौमूत्र पे जाने से पहले हमने देखा कि आखिर में वेदों में भी यही है, आयुर्वेद में भी है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद सब में यही है, सुश्रुत संहिता में भी है। हमेशा गाय की बात कही गई है, गाय माँ के रूप में कही गई है, गाय माता लक्ष्मी के रूप में कही गई। तो आखिर में है क्या? तो बचपन में ये था क्यूरोसिटी ने कब, क्यों और कैसे। और इसी पे युवा वैज्ञानिक सम्मान भी मिला है ग्रामोदय विश्वविद्यालय से 2013 में मिला। अच्छा। और 2010 में आदरणीय मोदी जी भी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था और बड़ा वो किया था कि चलो ठीक है, अच्छे युवा जो आ रहा है उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो बड़ा अच्छा उस समय लगा और लोगों के प्रोत्साहन से आगे में बढ़ता हुआ है। लोगों ने जितना लोगों ने हमें प्यार दिया ना, समाज के हर लोगों ने कि अगर हम मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसके लिए बोला कि आगे बढ़ो, तो मैं आगे बढ़ता हुआ चला गया। उसके बाद फिर जो है गाय पे ही कार्य करते हुए कई यूनिवर्सिटी में एज ए विजिटिंग लेक्चरर रहा, गाय पे ही, गौमूत्र पे ही, पंचगव्य पे ही। और इसमें और नई नई चीज़ें कैसे कर सकते हैं, नया नया इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, नई नई इंडस्ट्री कैसे खड़ा कर सकते हैं गाय के गोबर और गऊ से, दूध, दही, घी से। तो इसमें काफ़ी कार्य किया। और चूँकि पूरे देश स्तर पे ऐसा चला कि उस समय ऐसा था कि कहीं अगर कोई कार्य गाय पे हो रहा तो बुलाया जरूर जाता था कि वो सभा वादों को बुला लो, उसको आता है, कुछ नहीं बताएगा। तो ट्रेड करने के लिए लोगों के लिए आगे मैं बढ़ा। हमने कभी स्टार्टिंग में ये नहीं देखा कि हमारा इतने लाख का पैकेज होना चाहिए, नहीं, मेहनत की। समय बदलता गया, धीरे धीरे हमने अपनी दिशा नहीं बदली। मेरी दशा कितनी भी बदली, मैंने दिशा नहीं बदली। और कृषि 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 मल्टी स्किल्ड होते उसमें फिर जो दुनिया की जितनी तकनीकें कृषि में इस्तेमाल होती है उसका समावेश करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्नति 9 ग्रुप की स्थापना की कि सबको एक छत के नीचे सारी चीज़ दे सको। सरकार में भी रहा, जब प्लानर भी रहा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि कहते हैं ना कि हम तो ग्रास रूट वाले हैं, जमीन वाले हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने मन में जो है हम उसको अच्छी तरीके से जी सकते हैं और वास्तविक में खड़ा कर सकते हैं। वो वाली जो सोच लेके मैं निकला ना, तो रियलिटी है, हर युवा जो भी चाहे वो कर सकता है। भाई लोगों को आकर्षित करता है नेगेटिव ज्यादा कि वो फला व्यक्ति जो है गैंगस्टर बन सकता है, किसान भी नहीं बन सकता, मेहनत लगती है ना। तो किसान बनने के लिए मन में सोचोगे हमें किसान बनना है, हमें ये कार्य करना है, और किसान से एंटरप्रेन्योर बनो ना, किसान से व्यापारी बनो। तो हमारा जो ये ध्येय था, ये ध्येय ही था कि पहले किसान बनो, किसान बनाते हुए उनको व्यापारी बनाओ, क्योंकि व्यापार ऐसी संपन्नता है कि कभी दिक्कत नहीं आने देगी, और एग्रीकल्चर ऐसी चीज है कभी किसी को भूखों नहीं रहने देगी, हमेशा मांग होती रहेगी। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे जो है अंडमान निकोबार जो है, नॉर्थ ईस्ट, गुजरात, छत्तीसगढ़, पूरे देश के हर एक क्षेत्र में काम करने का मौका मिला और किया। इसमें सरकारी प्रोग्राम से भी रहे, नेशनल बी बोर्ड का भी मेंबर रहा, नेशनल बी बोर्ड का ट्रेनर भी अच्छा रहा। और फिर ऐसे जो कार्य करने का, यूरोप में कार्य करने का मौका मिला, वहाँ के लोगों ने बुलाया, हाइड्रोपोनिक पे वहाँ पे जाके किया, वर्टिकल फार्मिंग पे जाके किया। उसके बाद फिर जो है अफ्रीकन कंट्री में, कई कंट्रीज में जाना हुआ, तो वहाँ के लोग तो कुछ जानते ही नहीं है, उनको प्याज उगानी नहीं आती, उनको लहसुन उगाना नहीं आता, उनको सब्जी उगानी नहीं आती। तो वहाँ पे भी वहाँ गाय देखी हमने, गोबर का इस्तेमाल करने के लिए बोला, क्योंकि बेसिकली वहाँ के लोग गाय खा जाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं कोशिश की बताने के लिए, जब उनको समझ में आया कि यूरोप वाले कह रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसी में है, तो मैंने बताया हाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसी में है, गोबर और गौमूत्र में। जब इसका प्रयोग करोगे तो अच्छी चीज़ें मिल पाएंगी। तो फिर एक अच्छा लगा, एक अच्छे पैकेज में बुलाया गया था, एक अच्छे कंसल्टेंट के तौर पर बुलाया गया था। उसके बाद फिर जो है वहाँ से आने के बाद फिर अपने देश में कार्य करता रहा और अभी कर रहा हूँ। और युवाओं को खड़ा करना मेन मेरा जो मोटो है, वो युवाओं को लेकर चलना। हम ये जानते हैं कि हमारा देश विश्व में सबसे ज्यादा जवान है, और कहते हैं ना कि जवानी का जो जोश होता है उसको अगर सही तरीके से लगाया जाए, कृषि में लगाया जाए, तो
किसी भी देश को एक उसमें बूम दिया जा सकता है, बूस्टर दिया जा सकता है। यही लेके मैं चल रहा हूँ कि जितने युवा हमारे हैं वो कहीं ना कहीं इससे जुड़े, और जितना जो हो सकता है, जो उनको लगता है कि हमें अगर कोई चीज़, कोई सवाल है, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। आपके चैनल से भी जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको फिर बाद में बोलूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो ऑफ दिस पॉडकास्ट कि अभी अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपको समझ सकते हैं, थोड़ा सा ना आंसर को आपका सही है और थोड़ा सा ना क्रिस्प रखिए, शॉर्ट हाँ बिल्कुल, तो कनेक्टिंग बना रहेगा। इसमें इतनी चीजें है नहीं कि सारी चीजें की जाए, कुछ कटपिट भी रहेगा, लेकिन जो हमारा फ्लो उसमें सब कुछ डालना पड़ता है कि वो ना फ्लो और वो जोश भी आने की तो चाहिए, रियलिटी भी तो चाहिए भाई, जो रियलिटी वही तो बोलेंगे। ठीक है सर, आपने कितने देशों में काम किया हुआ है और वहाँ पे आपने खेती में क्या प्रोग्रेस देखी है, और वहाँ से इंडिया की अगर खेती के बारे में बात करें, जो वहाँ का एग्रीकल्चर है, यहाँ का एग्रीकल्चर है, क्या डिफरेंसेस देखे हैं आपने और क्या इम्प्रूवमेंट यहाँ होनी चाहिए, या वहाँ ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अभी भी हम यहाँ मिसिंग कर रहे हैं? देखिए, हम जो यहाँ पे मिसिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज मिस कर रहे हैं कि हमारा युवा आलसी है। सबसे मजबूत, सबसे अच्छी तकनीक भारत में ही है। यूरोप के पास भी अगर देखा जाए, वो टेक्नोलॉजी की कितनी भी बात करें, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी में जा तो रहा है, और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अगर हम आईओटी पे जाते हैं या ऑटोमेशन पे जाते हैं, बहुत सस्ते पे काम कर सकते हैं, यूरोप में नहीं कर सकते उतना। दूसरी चीज क्या है कि हमारे यहाँ खेत छोटे छोटे हैं, उनके यहाँ खेत बड़े होते हैं। अच्छा, अब यही चीज हम अगर सीधे अफ्रीकन कंट्रीज में आ जाते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में गाम्बिया, सेनेगल और घाना, जिने, सारा लियोन, रवांडा, युगांडा, कैमरून, इन सब जगहों में जाना हुआ, वहाँ पे जाकर वर्किंग जो देखी, जो हमने किया, वहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड है टेक्नोलॉजी के मामले में, या जो है ना प्राचीनता के बारे में या विज्ञान के बारे में, वो थर्ड वर्ल्ड है, वो तो अभी सीख रहे हैं। और यूरोप की बात करें तो यूरोप सिर्फ वो चीजें बना रहा है, कृषि के क्षेत्र में वो चीजें कर रहा है कि वो भारत को मार्केट करके, कि हमारे कस्टमर भारत में मिलेंगे, उनको करके कैसे करो। हम युवाओं से क्या कहते हैं कि नहीं, उनको रीड करने के बाद उनकी टेक्नोलॉजी के अपने सस्ते दामों में लीजिए और उनको महंगे दामों में बेचिए, पैसे में बनाइए, डॉलर में बेचिए। ये सबसे बेटर है। उसमें हमारे देश की जितनी भी तकनीक है, कृषि की तकनीकें हैं, वो सबसे अच्छी हैं। इतनी अच्छी हमने कहीं की नहीं देखी। बाहर की जो देखी है सिर्फ उनकी मजबूरी के हिसाब से बनाई। नहीं, बट सर आप देखें वहाँ पे जो हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग है और जो वर्टिकल फार्मिंग है, या हम जो अभी हमने कई टेक्नोलॉजी इजराइल से इंपोर्ट की, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। इजराइल की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे अच्छी मिट्टी नहीं है, इसलिए वो हाइड्रोपोनिक पे जाएंगे। मिडिल ईस्ट की दिक्कत है कि उनके पास मिट्टी नहीं है, इसलिए वो हाइड्रोपोनिक पे जाएंगे, इसलिए वो वर्टिकल पे जाएंगे। लेकिन किसी 1 एकड़ की खेती में वर्टिकल पे जाने पे अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जा रहा है और 1 करोड़ का हमारे पास 1 एकड़ की खेती में हम उसको किसी काम को 2 लाख रुपए में कर ले रहे हैं, तो हम 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे या 1 लाख करेंगे? वो क्या कहेंगे कि हम भी करें, अगर उनकी नकल देख के हम भी करते हैं तो वैसी कंडीशन क्या है कि हम उतना इन्वेस्टमेंट पहले खपाएं। लेकिन सर हमारा जो भू संसाधन है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है, और जो हमारी जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, वो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वर्टिकल फार्मिंग या ड्रिप इरिगेशन जैसे जल का भी प्रकोप आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये समय की डिमांड भी हो जाती है, इजंट इट? देखिए, ये एक तरह से ड्रिप इरिगेशन हो गया या हाइड्रो, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाइड्रोफोनिक एक अलग तरीका है और ड्रिप इरिगेशन एक अलग तरीका। हम एक सिंपल सा ओपन लैंड में जाते हैं, खेती करते हैं, तो वहाँ ड्रिप इरिगेशन करते हैं। और हाइड्रोफोनिक क्योंकि हमने कवर्ड में कर दिया, वहाँ पे सिर्फ जो लीफी सलाद जो है उनको उगाने के लिए हम कर सकते हैं हाइड्रोफोनिक। जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो भी सलाद के रूप में जो काम आती है, मतलब अनाज वहाँ अनाज इसमें नहीं। अगर हम चाहें गेहूँ धान नहीं, अनाज और गेहूं उसमें नहीं हो सकते। उससे अच्छा गेहूं धान उगाने के लिए तालाब में खेत बनाइए, नीचे मछलियां रहेगी, ऊपर धान चलेगा। थाईलैंड वाली प्रक्रिया उसमें कर सकते हैं। तो ये जो आजकल यूरोप में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है, और या इजराइल की हम बात करें, इस सब तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, तो आप इसके सपोर्ट में हैं कि इंडिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए, जो या एक मिक्स एनवायरनमेंट में हमें काम करना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी और हमारा जो एक ऑटोमेशन का सिस्टम है कि हम अपने खेत को देख सकते हैं,
वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो उनकी टेक्नोलॉजी जो बनी हुई है उनकी मजबूरी की वजह से बनी हुई है। अब समझिए भाई, उनके यहाँ जमीन नहीं है, उनके यहाँ अच्छी जमीन नहीं है, रेत है, तो उनकी मजबूरी है हाइड्रोपोनिक लगाना। हमारे पास जमीन है, भले अगर 1 बीघे की जमीन तो अच्छी जमीन है वो, तो हम अगर वो ये कह रहे हैं कि वो 1 लाख लगा करके हाइड्रोपोनिक खड़ा कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम 10,000 लगा के 1 बीघे की खेती को तैयार कर रहे हैं, तो हमको तो ये करना जरूरी है ना। और पता लगा उनकी टेक्नोलॉजी हमने अपने यहाँ लगा दी, उसके बाद उड़ा के तुरंत ये बेच पा ही नहीं रहे, तो उसका क्या होगा कि जो वो टेक्नोलॉजी उनकी लगाएंगे उसका भी तो खर्च झेलना पड़ेगा। जो वायबिलिटी है वो रखेंगे, मतलब जिनकी जरूरत हो सकती है। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हाइड्रोपोनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैंड बैंक बहुत बड़ा है, उनके यहाँ लैंड बैंक बहुत कम है, तो वो हाइड्रोपोनिक पे जा सकते हैं। तो उनकी जरूरत, उनकी मजबूरी, हमारा शौक हो सकता है, बस व्यापार उससे अच्छी तरह से नहीं आ सकता है। अगर अपना सब कुछ है, यानी हम बना रहे हैं, बेच भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं और एक रेवेन्यू से जनरेट हो रहा, मार्केट हमारी अपनी है, तो हाइड्रोपोनिक कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोपोनिक करिए, आपको कोई लॉसेस नहीं है। लेकिन आपने सोचा कि हमने 1 एकड़ में 1 करोड़ का सेटअप डाल दिया और सब्जियां उसमें से 50 लाख रुपए की निकल रही है, मेंटेनेंस ही नहीं देख पा रहे हो, और खरीदने वाला बोल रहा है। जिस ऐसे देश की मार्केट में, हमारे देश में रियलिटी ये देख लीजिए, आलू के साथ धनिया मिर्च फ्री चाहते हैं। जितनी महीने बहने जाती है सब्जी के लिए, तो सब्जी वाले को दे देता है, भाई ये ले लीजिए, रख लीजिए, तो वो धीरे धीरे फिर वो तो सोचता है कि हमारा कस्टमर ना टूटे, लेकिन वो हमारे चलन में आ गया है। तो हमारे देश में ऐसा बताइए कि अगर हाइड्रोपोनिक पे जाते हैं तो 30-40 रुपए लगता है एक पेड़ को उगाने में, इतना खर्चा आता है। तो इतने खर्चे में 30-40 रुपए हम समझाते हैं कि एक लगभग 10 बाई 10 का क्षेत्र खड़ा हो जाएगा। यानी कि मैं आपकी बात जस्टिफाई भी कर पा रहा हूँ, और मतलब जब मैं इसको सोचता हूँ, कहीं ना कहीं आपकी बात मुझे सही भी लगती है, जो कि आज पूरी दुनिया जैविक खेती की तरफ आ रही है और इसको एक नया नाम दे दिया गया है जैविक खेती, जबकि ये हमारा ट्रेडिशन ही रहा है। ये हमारी नेचुरल खेती को ही आप चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से पॉपुलर कर लें और जैविक खेती के नाम से पॉपुलर कर लें, ये हमारा एंशिएंट टाइप से ट्रेडिशन रहा है, जहाँ गाय के गोबर से या सूखे पत्तों से और खाद बनाई जाती थी और उससे खेती की जाती थी। तो सही आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। ये जो हाइड्रोपोनिक है या जो वर्टिकल फार्मिंग है, इसको एज अ अल्टरनेटिव ऑन अ छोटे स्केल तो देखा जा सकता है, बट मुझे लगता है कि ये मैसिव स्केल पर चलाना इज नॉट विएबल। नहीं, बड़े स्केल पे आप चलाइए, अगर एक व्यापारिक रूप में आप करना चाह रहे हैं तो बड़े स्केल पे आप चलाइए, लेकिन उसके चलाने के बाद ये देखिए कि जो प्रोड्यूस हमारा निकलेगा। अब सिंपल सा है, अगर हम 1 एकड़ में वर्टिकल फार्मिंग कर देते हैं तो वर्टिकल फार्मिंग में 1 एकड़ को हम 8 एकड़ या 7 एकड़ या 10 एकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट क्लियर? तो 8 एकड़ 10 एकड़ में हम उसको कन्वर्ट तो कर देंगे, 1 एकड़ को 10 एकड़ में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जो उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट होने के बाद जो उससे प्रोड्यूस निकल के आएगा, उससे क्या आरओआई हमारी ठीक हो जाएगी। अगर ये ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ठीक है तो फिर वो जो इन्वेस्टमेंट जाएगा तो हमारा नुकसान नहीं रहेगा, फायदा तो होगा जिस कंपनी ने उसमें लगाया। जी, इन्वेस्टमेंट भी, और फिर उसके बाद मुझे लगता है रनिंग कॉस्ट भी, जैसा आप बता रहे हैं, बहुत कॉस्टली हुआ कैसे ना, आपको याद है जैसे हम लाते हैं हाइड्रोपोनिक, क्या हुआ उगाने में भी जैसे हमें महंगी, और उसकी वेजिटेबल्स भी देखा कितनी एक्सपेंसिव होती हैं, और इंडिया में एक्सपेंसिव कौन ले रहा है? तुम्हें लग रहा है वो मार्केट में तैयार, जो 50 रुपए का खीरा मतलब 1 किलो है, तुम 150 रुपए कहाँ से ले लोगे हाइड्रोपोनिक? तो सर मुझे लग रहा है कि जो हाइड्रोपोनिक का मार्केट है और जो एक ट्रेडिशनल खेती का जो मार्केट है, इसका जो बिजनेस, इसका जो कंज्यूमर क्लास है, वो भी कहीं ना कहीं अलग है। क्या आप ऐसा मानते हैं? हाँ, हाइड्रोपोनिक के कस्टमर अलग है भाई, सीधी सी बात है, लेकिन हमको जाना उस सेगमेंट चाहिए जिसके कस्टमर ज्यादा हो। तो हाइड्रोपोनिक, अगर हमारे दिल्ली की मार्केट है तो बसंत कुंज है या 2-4 ऐसी जगह पे चले जाते हैं। एक लीड क्लास है, एक लीड क्लास है जिसकी भाई जिसकी इनकम है जो डेली का 200 रुपए 500 रुपए खर्चा कर सकता है अपने सलाद पे, उसके लिए तो बेटर है। लेकिन आम जनता जो लेने के लिए जाएगी, वहाँ धनिया 200 रुपए किलो हो जाती है, तो आम जनता की टेंशन में रहती है धनिया कब सस्ती होगी। अब वहाँ फायदा किसका होता है? किसान का होता है। वो होते रहना चाहिए, मार्केट फ्लैक्चुएट होती नहीं, क्योंकि किसान को भी तो चाहिए, वो भी तो कहीं ना कहीं ग्राहक है, सेलर भी है तो बायर भी तो कहीं ना कहीं है, तो ये तो चलते रहना चाहिए। लेकिन कोई चीज एकदम से अगर महंगी हो जाए तो वो हर किसी को नहीं हो पाएगा, और किसी भी युवा को उसमें आना है ना, तो सबसे पहली चीज
तो सर अगर अभी युवा की अगर हम बात करें, आज का जो यूथ है, हम बहुत आजकल यूट्यूब पे ट्रेंड देख रहे हैं कि इंजीनियर किया हुआ लड़का अपनी खेती संभालने गांव पर आ गया और वो करोड़ों कमा रहा है, या मशरूम की फार्मिंग लगा ली उसने और बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। पहली तो बात ये है कि ये कितना सच है या कितना प्रैक्टिकल है, और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि क्या यूथ को अब खेती की तरफ आना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जो है मैं वास्तविकता और स्पष्टता के साथ में बताऊंगा कि जो हम आज कह रहे हैं कि क्या युवा को खेती की तरफ आना चाहिए, हमारे बाप दादा जब युवा थे तो तभी तो अभी तो खेती में है सर बट वो समय और आज के समय बहुत सर। समय जो है ना, मनुष्य के द्वारा समय भगाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, लेकिन बेस अभी वही भी है। अभी एक समय जो आया था कोरोना काल, पूरे विश्व के लोग जो हमारे मेट्रो सिटीज में सिटी में रहते हैं ना, वो सब भागे जहाँ जहाँ उनका गाँव नहीं, है। वो बात सही है सर। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे अपने ऑफिस में जहाँ हम लोग सुबह शाम एसी के अंदर बैठे रहते हैं और बहुत एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है, वहाँ बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो नए युवा हैं, जो अभी कॉलेज पास आउट होकर के आए हैं, वो एक किसान परिवार से आए हैं। तो उनसे अगर जैसे एक बातचीत में भी पूछा जाए तो उनका यही कहना होता है कि सर हम किसान के बेटे हैं, लेकिन हम खेती नहीं कर सकते क्योंकि हम किसान का जो एक काम है वो बहुत आसान नहीं है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपने आरओआई की बात की, तो वो आरओआई उनको दिखता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है कि खेती में कितना बिजनेस है, कितना पोटेंशियल है। और दूसरा कहीं ना कहीं उनसे वो एफर्ट हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो इतना पढ़ कर के हैं तो उनको लगता है कि नहीं हम भी एसी में बैठेंगे और बहुत नहीं, देखिए एसी में बैठना बड़ी बात नहीं है। देखिए क्या है कि लगभग ये टेंडेंसी होती है कि जो हमारा पिता कर रहा होता है हम वो नहीं करना चाहते। बहुत से बच्चों की मेंटालिटी होती है, लेकिन वही बच्चा किसी बड़ी एग्रीटेक कंपनी में जाके नौकरी करता है, उसको पसंद नहीं कर, तो एग्रीकल्चर ही रहा है, वहां भी उसको दौड़ाई जा रहा है, लेकिन खुद को जो उसका अपना सेटअप है उसको चैनलाइज नहीं कर पाता, उसको सेंट्रलाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम इसको करेंगे नहीं। करता है वो, सीधी सी बात है। जो आप कहते नहीं कि जो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी खुद के प्रति होती है ना, निरंतरता जो होती है कि पहले खुद करना है, लोग खुद नहीं करते। जब वो दुनिया में 5 साल 10 साल लग जाते हैं कि नौकरी में भी जाएंगे, तभी उनको निरंतर तो करनी पड़ेगी भाई। अगर नहीं करेंगे तो बॉस निकाल देगा। तो और अपने काम भी है कि अगर हम नहीं करेंगे, आलस से करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा लॉस हो जाएगा। अपने में लोग ध्यान देना नहीं चाहते, दूसरे में ध्यान देते हैं। तो लोगों को अपने में ध्यान देना जरूरी है। वो जो मेहनत है, वो जो मात्रा है ना, जब आप अपने खेतों में उतरोगे, सबसे पहले जो पिता होता है ना, वही काम आएगा। वो बता देगा, बारीकियां बताएगा। उस बारीकी को समझते हुए मार्केट की बारीकी को समझो, उसके बाद कूद जाओ। जर्नल थिंक है। तो होता है क्या है ना कि आप या तो 1 साल 2 साल अपनी औकात को देख लो कि हम 1 साल नौकरी में किसी में हमारा कितना पैकेज साल का बना, उसको देखो। और सीधी सी बात है, संडे सैटरडे छुट्टी मिलती है ना, अपने खेत को देखो, और खेत को देखने के बाद वहां कुछ लगा दो। आप उसकी ग्रोथ को देखो और अपनी ग्रोथ को देखो। आपको पता चल जाएगा कि महीने में हमें कितना नौकरी से आ रहा है और कितनी ग्रोथ हमारे खेत से निकल के आई। दोनों को जब कंपेयर करोगे तब देखना तसल्ली कहाँ पे आती है। तो सर जैसे आज के युवा अगर खेती में उतरना चाहता है, एक स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसके पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है, या अगर एक्सपेरिमेंटल लेवल पे ही अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो आप क्या उससे देखिए, मैं तो कहूँगा उसको आना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल के रूप में भी अगर आना चाह रहा है, जैसे बहुत से कॉर्पोरेट्स में है, एमएनसीज में काफ़ी है, तो भैया आपको संडे सैटरडे मिलता है ना। अगर आपके पास छोटी सी खेती है या नहीं है तो लीज पे ले लो, शुरुआत करो। हम खड़े हैं ना। वो जब एक शुरुआत आप कर दोगे, तो शुरुआत करने के बाद जब कहते नहीं कि जब ओखली में सर दोगे, मूसर पड़ेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ दर्द कैसे हो रहा है, उससे दर्द से निकलना कैसे। लोग क्या होता है ना कि काम में उलझना ही नहीं चाहते, काम में लगना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि बिना किए हो जाए। तो करना सबको ये पता है। और जो ये कहता है कि नहीं अपने आप भगवान ने कर दिया, तो कहने के उधर अपना काम करता रहता है, उसको पता नहीं चलता कब काम हो जाता है। तो सबसे पहले अपना जो वीकेंड, वो जो नए युवा है ना, वीकेंड मनाली भागने के लिए और कहीं भी जाके मनाते हैं ना, उनको चाहिए हमें खेतों में जाना चाहिए। अपना अगर गांव है तो गांव जाना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनसे जुड़ने से नए युवा भी आएंगे, नए युवा भी आकर्षित होंगे, उनको नई राहें मिलेंगी। वो एक काम नहीं करेंगे, उनको 10 काम करेंगे। और सबको जब सब आगे बढ़ेंगे ना, तो वहां किसी एक दूसरे को ब्रेक करने की जरूरत नहीं। आप अपने आप को बढ़ाइए, लोग अपने आप को बढ़ाना चालू करेंगे।
तो वो तो एक अगर देखा जाए नए युवा अगर आते हैं तो वो हम कहते हैं कि उस समाज के लिए तो बहुत अच्छा काम करेंगे। सबसे बड़ा काम ये करेंगे कि खुद तो कर रहे हैं, 4 लोगों को और लेके आ रहे हैं। भले ही लोग उनसे साथ ना जुड़ के करें, लेकिन करेगा ही वो। ये अटेंडेंसी है कि हमारा युवा अगर कोई कार्य कर रहा है, उसके पीछे 2 युवा और आते हैं, अगर थोड़ा सा प्रॉफिट अच्छा दिख गया तो लोग करना चालू कर दें। इनिशियल क्या शुरू करना चाहिए, मतलब किस तरह की खेती वो ट्राई कर सकते हैं, किस तरह की फसलें एक्सपेरिमेंटल लेवल पे शुरू देखिए एक्सपेरिमेंटल लेवल पे सबसे पहली चीज है कि वो जो डेली खपत होने वाली सब्जियां हैं पहले उसमें जाए। डेली खपत होने वाली जो सब्जियां हैं उसमें जा करके वो मार्केट ट्रेंड को देखें, क्योंकि जब समझने के लिए सीखने के लिए जब आप मार्केट ट्रेंड में जब तक नहीं घुसते तब तक नहीं समझ में आता है। अब जा रहे हैं, देख रहे हैं, पता चल रहा है कि कैसे फ्लैक्चुएट होता है, लोगों की मेंटालिटी क्या है, हमारा माल आ रहा है तो ऐसा जा रहा है, किसी और का आ रहा है तो कैसा जा रहा है। उसके लिए जाना पड़ेगा और झिझक यहाँ से खत्म करनी पड़ेगी। और अगर ये झिझक नहीं खत्म किए तो मान लो तुम लेबर हो, लेबर से भी बदतर। एक ना थोड़ा सा मैं एक चीज़ थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा कि हम जो पॉडकास्ट में एक मोटिवेशनल तरफ जा रहे हैं, युवा की मोटिवेशन की तरफ। अभी हमें थोड़ा टेक्निकल रखना है, मतलब टेक्निकल जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक उनको बताना चाह रहे थे पार्ट टाइम के लोग क्या शुरू कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए क्या, तो उसमें जैसे हम छोटी छोटी खेती बता सकते हैं, उसके प्रोडक्शन का टाइमिंग कितना है कि 2-3 हफ्ते में मटर तैयार हो जाएगा, टमाटर तैयार हो जाएगा। तो अगर वो एक्सपेरिमेंट के लिए जा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट के लिए वो 2 महीने का टाइम रखें, एक टाइम फ्रेम बनाएं कि इस 2 महीने मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, इसमें मैं आपको खेती बता देता हूँ, आप टमाटर मटर ये हो जाए और इसको अपने लोकल मार्केट इस तरह का थोड़ा सा अभी मोटिवेशन को कनेक्ट युवा को वो टेक्निकल ज़्यादा चाहिए। ठीक। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से क्या क्वेश्चन सर, आजकल का युवा अगर खेती में अपने किस्मत को आजमाना चाहता है या उसका मन है कि वो सर कुछ स्टार्टअप शुरू करे, तो वो एक्सपेरिमेंट लेवल पे क्या शुरुआत कर सकता है? देखिए एक्सपेरिमेंट लेवल पे तो वो सीधी सी बात है, अपने गांव जाए या जहाँ उसको थोड़ी सी खेती हो, या अगर कहीं लीज पे मिल जा रही खेती वो ले ले। तो जनरली क्या है कि वो 2-3 महीने का एक्सपेरिमेंटल अगर करना चाहे तो लगभग 3 से 4 महीने की खेती ले सकता है। उसमें जो जनरल क्रॉप्स हैं बाजार में चला जाए, वो देखिए जैसे ठंडियाँ हैं तो कैप्सिकम आता है, चेरी टमाटो है, या मटर है, लहसुन है, प्याज है, आलू है, धनिया है, ये जितनी भी चीज़ें हैं लोगों को लगता है, लोग सब्जी में जाना नहीं चाहते, लेकिन देखा जाए हर व्यक्ति की जो सब्जी की मांग है डेली, एक जो मीडियम से मीडियम फैमिली होगी मिनिमम 200 से 300 रुपये डेली की सब्जी आती है। बहुत हुआ तो एक दिन रुक के आएगी या 2 दिन रुक के आएगी, लेकिन जो 5,000 से नीचे का खर्चा सब्जी का नहीं होता है, अगर आप देखोगे एक एवरेज है। तो ऐसे जो छोटी वाली फसलें पहले उनमें जाके देखें, क्योंकि पहले वो देखे तो क्या आप खेत में खड़े हो सकते हैं, या हमारे यहाँ में किसी ने फावड़ा दे दिया तो हमको ले सकते हैं। पहले अपनी झिझक खत्म करें। ये 2-3 महीने का टाइम मुझे लगता है, और ये 2-3 महीने का टाइम मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है किसी को ट्राई करने के लिए। कम से कम उतना समय तो देना ही पड़ेगा आपको अगर एक्सपेरिमेंट भी देखना है। बिल्कुल नहीं, देखिए क्या है ना कि हमने कहा ना कि एग्रीकल्चर नॉट ए प्रोफेशन, दिस इज द लाइफ स्टाइल। जैसे आप एग्रीकल्चर से जुड़ते हो ना तो सुबह उठने का आपको निर्धारित करना पड़ेगा, जितने बजे ऑफिस जाना उससे 4 घंटे पहले आपने उठ गए, उठने के बाद फिर जो है आपने सारे काम किए, खेत भी देखा, उसके बाद फिर अपने काम को करके इन चीजों में क्या होगा कि आपकी लाइफ बढ़ गई, दिन बड़ा हो गया आपका, और शाम को सही समय पे आपको नींद भी आ रही है। तो हो गया कि सोने का जो होता है एक नियम सा, सोने का भी हो गया, उठने का भी हो गया, और अपने कार्य के लिए भी हो गया। तो थोड़ा समय आप उसी में दे रहे हैं। विश्व के जितने भी लोग हैं सबको भी 24 घंटे ही तो मिले हैं, तो उसी 24 घंटे में आपको मार्केट भी देखनी है, उसी 24 घंटे में आपको खेत भी देखना है, उसी 24 घंटे में आपको नौकरी भी देखनी है। और खेत तो ऐसा रोज नहीं कहता कि मेरे पास आओ, वीकेंड में जाओ, संडे सैटरडे आपको मिल रहा है ना, उस पर ध्यान करो, सबसे अच्छा ये। और सिंपल सी बात है, जो जर्नल क्रॉप से पहले उसको देखो। तो होता क्या है कि जब सबसे पहला कि आप खेत से ट्रैक्ट, उसके बाद फिर दिमाग में आइडिया आने चालू हो जाएगी कौन सी कमर्शियल क्रॉप करनी है, किसका अच्छा वो चीज़ आएगा, उसके बड़े सेटअप में कैसे जाना है। तो उसके लिए हम है ना,
सर यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देख पा रहा हूँ, जो युवाओं को या वैसे लोग हैं जो अभी तक खेती में जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, उनको जो फेस करना पड़ सकता है वो ये है, तो पहली बात कि खेती की जगह कहाँ मिलेगी। तो एक आपने बड़ा अच्छा ऑप्शन बताया है कि लीज पर ले लें, अगर खेती नहीं भी है तो साल भर की या 2 साल की लीज या 6 महीने की लीज। दूसरा एक जो चैलेंज है वो ये लगता है कि इनको, क्योंकि ये आइटम जो है ये पेरिसेबल आइटम्स हैं, ये खराब होने वाली चीज़ें हैं, तो अगर सामान नहीं बिका तो क्या होगा और मार्केट कैसे खोजें, तो इसके बारे में थोड़ा अगर आप गाइड कर सकें। एक सेकंड, वो सर की थोड़ी सी ना चेयर इधर को करो, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही उधर हो गए हैं, उन्होंने अपनी चेयर सीधी कर दी। सर थोड़ा सा हल्का सा इधर, क्योंकि आपका जो फेस बिल्कुल इधर आ जाए। हाँ वो एक तरफ हो गया आपका फेस, हल्का सा, बस बस बस। हाँ। फिर से प्रश्न पूरा करिए। सर यहाँ पे जो मैं युवाओं के चैलेंजेस देख पा रहा हूँ कि इनके ये जो अभी तक खेती में नहीं आए या नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी जो दिक्कतें आ सकती हैं वो एक तो ये कि उनको खेती की ज़मीन कहाँ मिले। तो आपने बड़ा अच्छा समाधान बताया कि अगर खुद की खेती नहीं है तो वो अपना लीज पर लेकर के भी शुरुआत कर सकते हैं, 6 महीने साल भर की लीज जितना वो क्लियर कर सकते हैं। और जो दूसरा चैलेंज है वो ये है कि ये सामान जो होते हैं, जैसे मिर्ची हो गई, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये थोड़े समय में तो उग जाते हैं, लेकिन ये पेरिसेबल आइटम्स होते हैं, ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर ना बिका तो क्या करेंगे, और दूसरा अगर तीसरा कि अगर मार्केट कैसे खोजा जाए इसका, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप गाइड बहुत ही करें। अच्छा प्रश्न किया आपने। पहली चीज तो ये है कि ना बेचने वाली कोई बात ही नहीं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, अच्छा। व्यापार का मतलब कोई चीज़ 10 रुपए में नहीं बिक रही है तो 9 रुपए में चेक करो और 11 रुपए में चेक करो, व्यापार का वैल्यू बिक जाएगी। या रिटेल में नहीं निकल रही तो थोक में होटल्स में। उसमें थोक में चले जाइए, होलसेल में चलिए, क्योंकि सब्जी बेचने के लिए हम ही अकेले थोड़ी आ रहे हैं, ढेर सारे लोग आ रहे हैं, इसके अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, पहले उनको तो देखें। हम उस ठेले वाले की उससे सीखें, मंडी से लेके आता है, मंडी में भी किसान से आती है, किसान से मंडी में, और मंडी से ठेले वाला लेके, और ठेले वाला फिर आपको देता है। उसमें 3-4 चैनल ऐसे हैं जहाँ सब पैसे कमा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत कहाँ से हो जाएगी। उसके लिए होगा कि आपको जानना पड़ेगा कि आखिर में हमें करना कैसे है, सिस्टम में घुसना पड़ेगा। जब आप सिस्टम में एक बार घुस जाएंगे ना, तो वही क्या होगा ना, होलसेलर भी मिल जाएगा, रिटेलर भी मिल जाएगा, और आपके माल को कहीं कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, और अपने आप पेरिसेबल आइटम है तो उस हिसाब से बिक भी जाएगा। और बाई चांस अगर बड़े स्तर पे जाते हैं तो जहाँ लगे पेरिसेबल आइटम है उसको हम ड्राई में ले जा सकते हैं। बड़ी बड़ी प्रोसेसिंग की बहुत बड़ी मार्केट है, कई सौ करोड़ की मार्केट है, वो आगे जब बात करें तो हम आपको बताएंगे। सर ये जो क्या दूसरे काम पे लगे ये तो नॉइज बंद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हट तो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इरिटेटिंग हो जाती है नहीं। एडिट करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है इसको। कोई फोन आया तो बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक इसका शॉर्ट आंसर दीजिएगा, इसके बाद फिर हम और इसको डिटेल करते चले जाएंगे, इसी पर थोड़ा बहुत किसान और एग्री, आधुनिक एग्री स्टार्टअप्स में क्या है। सर सबसे पहले आजकल का जो यूथ है जो इस एग्रीकल्चर स्टार्टअप में आना चाहता है, उसके लिए थोड़ा सा पहले अगर आप समझाएं कि किसान, एक ट्रेडिशनल किसान जो है, जब हम किसान बोलते हैं तो हमारे चित्त पर एक एक चित्रण बन जाता है, एक उसकी पिक्चर बन जाती है। तो वो जो ट्रेडिशनल किसान है और जो आज का नया एग्रो स्टार्टअप है, इनके बीच डिफरेंस क्या है, मतलब कैसे आप इनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। देखिए, किसान एग्रो स्टार्टअप जो होता है, इसमें दो चीजें हैं, एग्रो स्टार्टअप भी किसान है और किसान तो किसान है, लेकिन वो एग्रो स्टार्टअप इसलिए बन गया कि उसने कंपनी रजिस्टर्ड कराई, जीएसटी ले लिया, गवर्नमेंट को शेयर देने के लिए तैयार हो गया, टैक्सेस देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन किसान को कुछ नहीं देना चाहते हैं। तो ये हुआ। अच्छा, जब वो एग्री स्टार्टअप में तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है, बहुत से किसान ऐसे भी जो एग्री स्टार्टअप बड़ा अच्छा चला भी रहे हैं, लेकिन अपने आप को किसान ही घोषित करके रखा है, ऐसी बात नहीं है। तो वो खाली रूप है, रूप खाली बदलना, एक मतलब एक उसको नए तरीके से हम एग्री स्टार्टअप में जा रहे हैं, वो एक नए तरीके से करना हो गया। हम पहले से ही किसान रहे तो उसको हम
एग्री स्टार्टअप उसको भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बस इसमें यही तरीका होता है कि हम किस तरीके से इसको परोस रहे हैं और लेने वाले कैसे इसको मांग रहे हैं। अभी बहुत से युवा ऐसे हैं जिनको एग्रीकल्चर कह सकते हैं कि अगर बहुत से शब्द ऐसे हैं तो वो लोग वो नहीं समझेंगे, एग्री स्टार्टअप समझेंगे, एग्री टेक समझेंगे, ये सारी चीज़ें समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा तड़का है ना, वो ग्लोबल तड़का थोड़ा आ जाता है। तो एक तरह से कहा जाए कि ब्रांडिंग में और सब में जड़ा वो होता है, तो क्या कोई भी कैसा भी करके शुरू कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि हम क्या क्या उगा रहे हैं, क्या बना रहे हैं और क्या बेच रहे हैं, उसके साथ उसको कहाँ बेच रहे हैं, ये मायने रखता है। क्योंकि कितनी भी सारी चीज़ें हो जाएं, सारी चीज़ें प्रॉफिट पे डिपेंड करती है कि हमारे पास बचा कितना। सर ये बात आपने बड़ी अच्छी बोली कि किसान तो किसान है ही, बाकी जो एग्रो स्टार्टअप कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं किसान ही हैं, वो काम तो वही जमीन पे जोड़ के ही कर रहे हैं। सर एग्रो स्टार्टअप या एग्रीकल्चर में जितने भी स्टार्टअप या नई टेक्नोलॉजीज आई है, अगर आज का यूथ या एक जनरल पीपल जो हमारे जैसा इंसान अगर देखता है या सोचता है या यूट्यूब पे जो उसने देखा है, तो उसको उड़ते हुए ड्रोन और ड्रोन से फवारा करते हुए कीटनाशक या फिर दवाइयाँ, यही समझ में आता है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि एग्रो स्टार्टअप एक्चुअल में है क्या चीज़, अगर कोई एग्रो स्टार्टअप में आना चाहता है तो क्या पॉसिबिलिटीज है उसके पास? देखो, जो एक स्टार्टअप में प्रोसेस का क्या है कि सबसे पहले तो जगह डिसाइड कर लें, फिर क्रॉप डिसाइड कर लें कि हमें कौन सी क्रॉप करनी है, उसके बाद मार्केट डिसाइड कर लें, इसको डिसाइड करने के बाद फिर ऑपरेशन डिसाइड कर लें कि हमें ऑपरेशंस कैसे करने हैं एक बड़े लेवल पे जाने के लिए। तो एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े। देखिए क्या होता है कि एक होता है ना कि छोटे स्तर पर जहाँ आप अपने खुद चीज़ों को संभाल सकते हो, लेकिन बड़े स्तर पे आप जब जाओगे, एग्रीटेक में जाओगे, एग्रीकल्चर बड़े वेंचर में जाओगे, स्टार्टअप में आप जाओगे, तो स्टार्टअप में सीधी सी बात है पूरा प्लान लेके चलोगे ना, स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास खेत कितना है, हम क्रॉप कौन सी लगाएंगे, कितने साल में कितनी क्रॉप ले आएंगे, उससे कितना प्रॉफिट होगा, फिर आगे का हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, वो सारा आपको प्लान लेके चलना पड़ेगा। तो ग्राउंड लेवल पे तो सबसे पहले आपको ग्राउंड लेवल पे ही जाना पड़ेगा। ये जी हमारे पास इतनी लैंड है, अब इसमें हमें चालू करने के लिए जाना है, शुरुआत करनी पड़ेगी और उसके लिए अपनी टीम बनाना जरूरी है। जो टीम होती है, सबसे बड़ा काम टीम ही करती है विश्व में, चाहे जितने भी बड़े व्यापारी हो, चाहे जितने बड़े राजनेता हो, चाहे जो भी हो। अकेले नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर हो सकती है, लेकिन उनको संभालने की क्षमता तो टीम की होती है। तो क्योंकि ये बॉलीवुड की पिक्चर तो है नहीं कि हीरो भागता हुआ क्या एकदम से 3 घंटे में सब पर्दा तोड़ फोड़ के करोड़पति बन गया, नहीं। दिस इज ग्राउंड लेवल रियलिटी। कंसल्टेंट की भी जरूरत आपको पड़ेगी, मैनेजर की भी जरूरत पड़ेगी, अकाउंटेंट की भी जरूरत पड़ेगी, ग्रास रूट लेवल की लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, ऑपरेशन में सारे काम करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर जो सबको देने के बाद जो बचेगा वो आपका शुद्ध मुनाफा। सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट बन जाता है जब आप 50, मुझे लगता है शायद आप 50 लाख या 60 लाख या उससे बड़े स्टार्टअप की बात करते हैं। एक जो गांव का युवा है जो अभी कॉलेज से पढ़ के निकला है, जिसके हाथ में या पिता के दिए हुए या अपने बचाए हुए 1-2 लाख 3 लाख रुपए हैं, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? वो तो टीम नहीं बना सकता, या वो तो उसको गवर्नमेंट सपोर्ट क्या मिलती है? देखो, उसको कैसे बिल्कुल गवर्नमेंट सपोर्ट अगर मान लीजिए 2-2.5 लाख उसके पास है और खेत है, 2-3 एकड़ खेत है, 2-2.5 लाख का है, तो जैसे अभी कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें 10% अपना लगाना पड़ता है। तो अगर मान के चलिए कि उसके बाद 2 लाख है तो 20 लाख तक का प्रोजेक्ट कर सकता है, क्योंकि पूरा 20 लाख का प्रोजेक्ट बनेगा तो 10% उसका हो गया। और उसके आप कह रहे हैं कि 2 लाख अगर उसके पास है तो 20 लाख रुपए तक का लोन गवर्नमेंट से उठा सकते हैं? गवर्नमेंट से उठा सकते, गवर्नमेंट से लोन तो बैंक से उठाएगा। अच्छा, सब्सिडी उसको गवर्नमेंट से मिलेगी। कैसे काम करता है ये सिस्टम थोड़ा? देखिए, अब इसका सिस्टम ऐसा है कि पहले हम मान लीजिए स्टार्टअप के लिए मान लीजिए 20 लाख रुपए की हमें ज़रूरत है, तो 20 लाख लेने के लिए हमें कोई एग्री स्टार्टअप में जा रहे हैं, तो सिंपल जैसे मान लीजिए आप मशरूम की खेती में जाते हैं, मशरूम की खेती उससे बड़े स्तर पे होती है, 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास की होती है। तो एक सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल उसका ले रहे हैं, तो मान लीजिए हमने 20 लाख में प्रोजेक्ट चालू किया, तो उसकी जो नियम है वो यही है कि सबसे पहले हम एक डीपीआर बनाएं, एक सपोर्ट ले लोगों से या कंसल्टेंट एक सपोर्ट रखे, वो मतलब होता है कि लोगों को साथ में जोड़ के रखना पड़ेगा कि आपको सफल होना है। उसके बाद उसमें जब उसका डीपीआर बनेगा उसमें दिखाएगा, उस पे होगा कि 10% आपका शेयर रहेगा या 5% आपका शेयर रहेगा, दोनों में से हो क्या होता है। आजकल आरक्षण का भी चल रहा है, तो उससे क्या 10 से 5% डीपीआर क्या था? डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, एक रिपोर्ट होगी। तो उस रिपोर्ट में हमारा ये रहेगा, वो ऐसा होगा कि भाई 60% जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उस पर जाएगा, 40% जो है वो वर्किंग कैपिटल में जाएगा, और उसके बाद फिर जो है
जब इस तरह से होगा तो उस प्रोजेक्ट में कहाँ हमें कौन सा सेटअप लगाना है जी। उसमें जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो टोटल एक तरह से मान के चलिए कि 100% का हुआ तो उसमें हम 90% तक लोन ले सकते हैं। अच्छा। अब लोन जो देने वाला है वो है बैंक। बैंक कहता है कि जी ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, हमें कोई गारंटी दे दो। सीधी सी बात है कि कोई आपको पैसा देगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मांगेगा। तो वैसी कंडीशन में एक तो वो गारंटी मांगता है, दूसरी चीज होती है गवर्नमेंट कहती है हम सब्सिडी दे रहे हैं, मान लीजिए 50% की सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ये कहता है कि 3 साल तक उसको रन करो। अच्छा। और उसके बाद हम उसी खाते में सब्सिडी देंगे। तो होता क्या है कि अब जो इस चैनल में आता है ना बहुत तेजी से सक्सेस होता है, क्योंकि प्रेशर उसके पास रहता है कि हमने लिया है, हमें करना है, निकलना है, नहीं तो मेरा सिविल स्कोर भी खराब होगा, मेरा ये भी खराब होगा, और मेरी बैंक देनदारी भी खराब होगी, सरकार भी दोबारा आपको नहीं सहयोग करेगी। तो वो क्या ना, क्योंकि सक्सेस का एक ही मंत्र है, निरंतरता बनाए रखो। जब निरंतरता बना के रखोगे अपने व्यापार में तो 1000 दिन जो होता है ना, 1000 दिन यानी 3 साल में आपको ये रियल इम्पैक्ट है, ये रियलिटी है कि 3 साल में आपको बूस्टअप मिल जाएगा। और उसी बीच में सब्सिडी भी आ जाती है। तो होता क्या है कि आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, बैंक से लोन लेके, बैंक ने लोन के लिए आपसे गारंटी ली, फिर सरकार आपको उसकी सब्सिडी देगी। मान लीजिए 20 लाख का प्रोजेक्ट है और 50% सब्सिडी है और 60-40 का रेशियो है, तो 60% अगर कहा जाए लगभग 12 लाख रुपए 60% हो गए, 20 लाख के बाद तो 60% बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अगर हो गया तो 60% में मान लीजिए 12 लाख में आपका कोई प्रोजेक्ट लगा, तो 12 कोई प्लांट लगा जो सब्सिडाइज है, जिसमें 50% सब्सिडी है, तो 12 लाख का 60,000 हुआ, 6 लाख हुआ, तो 6 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको दे देगी सब्सिडी के रूप में। तो आपको देना क्या पड़ेगा, 6 और 12 6 जो है 8 6 14 लाख का आपका आसपास पड़ा। उसका आपके पास उसकी जो देनदारी पड़ेगी बैंक वो आप दे सकते हैं। यहाँ तो सरकार आपको मदद करती है कि जो आपने बैंक से लिया है उसको पूर्ति करने के लिए हम आपको ये मदद स्वरूप सब्सिडी दे रहे हैं ताकि आप बूस्टअप कर सकते हैं। अब ऐसे देश में अगर युवा नहीं कर रहे तो हम जानते हैं कि फिर युवा के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर हमें इतनी फैसिलिटी मिल रही है, और दूसरी चीज इस क्षेत्र कार्य को करते समय बहुत जगहों पे तो पैसा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि टीम इकट्ठा करोगे, जरूरतें खर्चा करोगे लोगों की, उनके पर्सनल खर्चों भी देखोगे, उतना तो सोच के चलना पड़ेगा कि भाई अगर अब ऐसा तो है नहीं कि हम बॉस भी बन जाए, हम काम भी करने लगे, खेतों का भी काम कर लें, पैकेजिंग का भी कर लें, तो इतना खर्चा अपने पास लेके चलना चाहिए कि छोटे मोटे जनरल खर्चों को हम महीने 2 महीने 3 महीने संभाल सके। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब कि जितना उसने लोन के लिए एक इनिशियल अमाउंट चाहिए, उसके बाद भी 1 लाख रुपए उसके पास होने चाहिए ताकि वो बाकी चीज़ों को संभाल सके, जो सपोर्टिव आइटम्स हैं, कहाँ कब कैसे खर्चा करना है उसका ध्यान रखना होगा। बहुत सी सपोर्टिव चीज़ें होती है, भाई आप मार्केट में चले गए, गाड़ी से तो जाओगे, पैदल तो जाओगे नहीं कि हम ले लिया पुराने जमाने की तरह चले गए, उसमें डीजल पड़ेगा, पेट्रोल पड़ेगा, एक छोटे छोटे कॉस्ट होते हैं, इनको ध्यान देना पड़ता है। और फिर जैसे आपने बताया डीपीआर बनवाना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हमें कंसल्टेंट्स हायर करने ही पड़ेंगे। हाँ, देखिए, क्योंकि टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है उसमें, बहुत सारी बिल्कुल चीजें हैं। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी चीज ध्यान रखें कि ना एग्री कंसल्टेंट पकड़े, सीए नहीं पकड़े। अच्छा, कई बार हाँ सर, कई बार डॉक्टर साहब ऐसी गलतियाँ होती हैं कि या तो नॉलेज की कम वजह जानकारी होती है, जैसे गांव में लोगों को एक सीए बहुत बड़ा टर्म लगता है और उनको लगता है कि सारा फाइनेंशियल ये संभाल लेंगे। तो अक्सर हमने देखा है कि कृषि में जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं या लोग नए युवा स्टार्ट कर रहे हैं, वो सीए के पास अपनी बैलेंस शीट बनवाने ले जाते हैं कि भाई इसको बढ़िया से दिखा दो ताकि लोन अच्छा मिल जाए। तो ये गलत चीज़ है। ये गलत है, देखिए ये भ्रम है। अच्छा, ये भ्रम है कि हम सीड दिखा करके अच्छे दिख जाएंगे। जी, रियल औकात जमीन पे खड़े होकर पता चल जाएगी, बातों से पता चलेगी, काम से पता चल जाएगा। अगर कंसल्टेंट हायर भी कर रहे हो तो बेसिकली एग्री वाला करो। अच्छा, उससे आपको 2 फायदे मिल जाएंगे, एक तो आपकी बैलेंस शीट भी सही होगी, दूसरा क्या है कि एग्री में वेंचर में भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो सपोर्ट मिल रहा है ना जी, अब सीए तो खाली बैलेंस शीट बनाएगा, कृषि में क्या हो रहा है उसे नहीं पता। नहीं पता है। तो ये जो गलतियां करते हैं एग्री टेक में जाने वाले लोग, उनको लगता है कि फला फला करके हम अपना सीए से कर लेंगे, बस सीए क्या कर रहा है, जीएसटी भर देगा, जो मतलब जो उसकी जिम्मेदारियां वो कर फाइनेंशियल वो कर सकता है, वो कर देगा। लेकिन एग्रीकल्चर के दूसरा पकड़ोगे, इससे अच्छा आपको एग्रीकल्चर कंसल्टेंट ही पकड़ना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि बड़े आसान हो जाते हैं आपके रास्ते।
सर इसमें जैसे आपने एग्रीकल्चर में बताया 50 से 60% है, कई कई जगह 80% तक भी है। हाँ, तो बिल्कुल। क्रॉप्स पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की क्रॉप्स है, और स्टेट्स पे भी डिपेंड करता है, रीजन हाँ। पे। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये कैसे काम करता है? देखिए अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए मशरूम पे 50% जनरली है जी। और पॉली हाउसिंग है 50% जनरली है। हिली एरिया में जाए तो 90% तक है, अच्छा, 90% तक है इसी मशरूम के लिए? मशरूम के लिए अगर देखा जाए या पॉली हाउस के लिए देखा जाए। ये बड़ी आप क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि एक ही खेती अगर हम पहाड़ों पे करें या इधर करें, प्लेन एरिया में करें, तो इनकी सब्सिडीज, ये तो फिर ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ड्रिवन होती है कि कहाँ कितना देना है? हाँ ये देखिए सब कुछ शुरुआत तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ही करता है। उसके बाद जब स्टेट्स में जाती है तो स्टेट की सरकारें भी तो अपनी तरफ से देती है। जी तो कहीं कहीं पे सेंट्रल ने पहले ही बोल रखा है कि जी अब मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जी। या हिमाचल प्रदेश का या उत्तराखंड के कुछ जिले हैं जो ऊंचाई पे है, वहाँ पे कोई चीज कोई लगवा रहा है इन लोगों, तो उनको 50 जो है ना 80% 90% तक दे दिया सब्सिडी। अच्छा। अभी हमारे कितने प्लांट लगे हुए हैं हिमाचल में, लगे हुए हैं मशरूम के भी और पॉली हाउसिंग के भी, तो हमारे जितने भी किसान हैं सब 80% 90% लेके गए। जी अच्छा। सर इसमें आपको कुछ लगता है कुछ क्वेश्चन और पूछना चाहिए, छोटा है तो आप अपने तरफ से सजेस्ट करते रहिए। हाँ, इसमें एक चीज ऐसा ही हो गया, एक कंसल्टेंट वाला हो ही गया। वो अब जैसे आपने बताया ना कंसल्टेंट, ये जब हम क्लोज कर रहे होंगे ना, क्लोजर पे जाएंगे, तो हम इसमें एक दो जगह आप थोड़ा सा बस हल्का सा टच और करिए कि कंसल्टेंट की कहाँ जरूरत पड़ती है। फिर लास्ट में मैं आपको बोलूँगा कि सर आप कंसल्टेंट का रोल आपने काफ़ी डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंस उसकी बताइए। तो आप खुद भी कंसल्टेंट है कि आप चाहेंगे कि आपसे युवा कनेक्ट करें, तो आप बोलते हैं हाँ मैं आप बिल्कुल मैं हमेशा तैयार रहता हूँ युवाओं को। तो फिर मैं बोलूँगा कि ठीक है, मैं सर के रिक्वेस्ट पे, सर ने जैसे बताया, तो मैं इन जगह पर नीचे डिस्प्ले करूँ, अगर आपको करना चाहिए तो ठीक है। फिर अपन हाँ देखिए हाँ नंबर या चैनल पे, हाँ उस पे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या आपका चैनल, मैं मतलब रात के 12 बजे तक फोन आते हैं। हाँ नहीं मैं आपका चैनल बता दूंगा, तो मैं बोलूँगा कि सर का खुद का चैनल है जिसमें काफ़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी, तो अगर आपको नहीं पूछने पे मिलेगी। अभी मैं ऐसे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप जो अभी डालोगे इसको मैं डालूंगा, बाकी छोटे छोटे रील चलते रहते हैं। अच्छा। तो उससे जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, हाँ। प्रश्न अपने पूछ सकते हैं और नंबर भी ले सकते हैं। कुछ ठीक। चीजें ऐड करें, ठीक। एकदम से लोग उस पे आ जाएंगे ना, हाँ। तो वो लास्ट में करेंगे। हाँ, वो लास्ट। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन है कि अर्बन और रूरल से हाँ, जो अर्बन एरिया से रूरल में आ रहे हैं इस स्टार्टअप के चमक धमक को देख करके यूट्यूब पे, उनसे क्या गलतियां हो जाती हैं? बहुत अच्छी टेक्निकल चीज। सर अक्सर अर्बन एरिया से जो नए युवा आ रहे होते हैं, थोड़े रूरल एरिया में, गांव में, खेतों में, यूट्यूब पे एग्रीकल्चर के स्टार्टअप को देख करके, और उनके अंदर भी एक तमन्ना होती है, एक सपने होते हैं कि अपना कुछ स्टार्टअप करेंगे खेतों में जा करके या कुछ, तो उनसे क्या अक्सर गलतियां हो जाती हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? आप देखिए क्या है ना कि जो शहर का जीवन छोड़ करके गांव में रहते हैं, ठीक है आजकल बहुत से रील ऐसे चल रही हैं, बहुत से यूट्यूब, क्योंकि लोगों का मोटिव यूट्यूब से पैसा कमाना पहले से। जी तो दुनिया की चीजों को तो देखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ग्राउंड जो रियलिटी है ना, जमीनी जो हकीकत है, उसको देखते हैं बहुत अच्छी बात है। और वो तभी होगा जब एग्रीवेंचर में, यानी एक खेत में घुसना है ना, खेत में घुसने के बाद मिर्च की फसल कैसी है, टमाटर की फसल कैसे है, गेहूं कैसा है, उसको जानने के बाद एक बार जहां वो बिकता है मार्केट में जाए। अच्छा कहते हैं ना कि जब बाजार में जाओगे तभी तो भाव पता चलेगा जी। और जब भाव पता चलेगा तो उस हिसाब से दिमाग में आइडिया आएगा कि हम कौन सी फसल यहाँ पे हमें बोना है। तो YouTube देखे बहुत अच्छी बात है, कंसल्टेंट की भी सहायता ले बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद भी एक बार मार्केट में भी तो जाएं, खुद की रिसर्च जरूर करें। खुद की थोड़ी रिसर्च। तो देखिए क्या होता है कि आपको खुद जानना ये जरूरी है, जानने के बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे कैसे लोगों को साथ में रखना है। जी अगर आप जाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे लोगों को साथ रखना है। सर एक मैं यहाँ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे सर ने बताया कि मशरूम की खेती फॉर एग्जांपल पहाड़ों में बहुत अच्छा सब्सिडी मिलता है, 80 to 90% सब्सिडी है। इसको सोच करके अगर आप चाहते हैं या सोच रहे हैं ऐसा कि पहाड़ों में जा करके आप मशरूम उगाएंगे, तो कई ऐसे किस्से मैं देख करके आया हूँ खेतों में, पहाड़ों में। अपने जब मैं
ससुराल गया, क्योंकि मेरा ससुराल वहीं का है, तो कई ऐसे स्टार्टअप हुए और बंद हो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मार्केट रिसर्च नहीं की थी। बस ये देख लिया कि उनको सब्सिडी बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन चूँकि खेतों में, चूँकि गाँव में, पहाड़ों में मशरूम खाने का चलन नहीं है, वहाँ लोग आलू, भिंडी, ये सब चीज़ें खाते हैं, और खेतों में वहाँ पे मार्केट भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर वो स्टार्टअप बंद हो गए। तो फिर ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पर, जैसे आपका देहरादून हो गया या कुछ ऐसे एरियाज हो गए, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, जहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा है, तो वहाँ सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो इन चीज़ों का ये एक छोटा एग्जाम्पल मैंने बस सोचा कि शायद कुछ वैल्यू ऐड करेगा, तो इन चीज़ों का भी ध्यान ज़रूर रखें। डॉक्टर साहब, अच्छा इसमें डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि युवा जब खेतों में आए तो एक मार्केट रिसर्च जरूर करे। यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है वो कैसे शुरू करें? जिनके पास जमीन नहीं है उनके पास पैसा तो है। अच्छा, तो जब पैसा है तो जमीन भी आ जाएगी, भले ही खरीद के आए या लीज पे आ जाए। कई बार लीज में सिक्योरिटी नहीं होती या ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हमने एक चीज बताई कि वास्तविकता और अस्पष्टता सामने रख के चलो, कभी फेल नहीं हो सकते। आप अपनी स्पष्टता और अपनी वास्तविकता साथ में लेकर तो सामने फ्रंट पे हमेशा जीवन में जीत हासिल करोगे। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फेल भी नहीं होगे, क्योंकि जिनको आना होगा वो आएंगे, जिनको जाना होगा वो चले जाएंगे, कहीं भ्रम नहीं रहेगा। सर, एग्रीटेक में ये एप्स का, ड्रोन्स का और आजकल रिसर्च डेटा का कितना महत्व है, इनके बारे में कितनी नॉलेज? देखिए, अगर ऑटोमेशन की बात करें तो जैसे अभी मैं आपके साथ पॉडकास्ट में भी बैठा हुआ हूँ, लेकिन अभी 10 फार्म को मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पे। अभी आपसे हटने के बाद 1 घंटे में मैं 10 साइटों को देख लूंगा, वो चाहे अफ्रीकन कंट्रीज में है, चाहे इंडिया में है या यूरोप में है। जहाँ पे मतलब जितने भी जो लोग हमारे हैं उनको हमने जोड़ देंगे, क्योंकि और बकायदा ऑपरेशन भी देख रहा हूँ सुबह की क्या क्या हुआ उनमें बताओ, डेटा दो। अभी सबके फोटो आ जाएंगे, सब कैमरा घुमा के दे देंगे कि ये सब वर्किंग हो रहा है। तो मैं यहाँ बैठ के सारी जगह वॉच कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया, ग्लोबली, इंडिया के साथ साथ विश्व में पूरे। तो जहाँ जहाँ हमने लगा, तो सबसे बड़ा फायदा तो ये कि जब आप टेक्नोलॉजी से जुड़ते हो तो क्या है ना कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, लेकिन अभी 2 मिनट में अपने फार्म पे पहुंच जाऊंगा। अगर लगेगा तो हम गांबिया वाले फार्म पे पहुंच जाएंगे, लगेगा तो हम कैमरून वाले फार्म पे पहुंच जाएंगे, लगेगा तो जो है टर्की वाले पे पहुंच जाएंगे, लगेगा तो जर्मनी वाले पहुंच जाएंगे, लगेगा थाईलैंड वाले पहुंच जाएंगे, लगेगा कानपुर वाले पे पड़ जाएंगे, लगेगा जो है अंडमान निकोबार वाले पे चलेंगे। सब है सारा, ये टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना, ये तो करना है खेत में। यही आगे कि ऑटोमेशन पे ले जाने पे पर्टिकुलर कोई बंदा वहां पे है कि अगर सही समय पे उसने दवा नहीं डाली तो उसको तुरंत सिस्टम बताया कि दवा डालनी है, आलस से नहीं। और वो नहीं डालेगा तो पूछेंगे भाई डाला क्यों नहीं, क्योंकि हमारी नजरें में तो है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई चीज गलत नहीं हो पाता है। हम आपको कोई कंसल्टेंट आपको कोई चीज बता रहा है, वो कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी उसकी पूरी, आप समझ रहे हैं उसको कि हाँ सही चीज है। तो टेक्नोलॉजी से बहुत सी चीजों को बचाया गया, बहुत से नुकसान से बचाया गया, और टेक्नोलॉजी से बहुत से नुकसान होने से बच जाता है। लेकिन सर, आजकल भी खेती जो है, जैसे हमारे देश में है कि खुले मैदानों की खेती ही ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो नेचुरल कैलेमिटी है उसका चैलेंज आज भी बना हुआ है। कितनी डिपेंडेंसी है वहाँ पर? नहीं, देखिए, अब टेक्नोलॉजी आने के बाद भी अब IoT सिस्टम है हमारे। अगर हमने ओपन लैंड फार्मिंग कर रखी है तो हम एक सिस्टम लगा सकते हैं जो हमारे सॉइल, वाटर, एयर सारी चीज कंडक्टर की वो देता रहेगा। हम बकायदा हमारी कंपनी भी कर रही है, लोगों को पूरा ये करके दे रही साथ में, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ चलिए। अगर आप 10 लाख रुपए खेती पे खर्च कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए टेक्नोलॉजी पे खर्च कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में आपका खेत है ना, कंट्रोल होना जरूरी है, वो ज्यादा बेटर है। तो अब ओपन लैंड पे करने के साथ क्या हो गया कि एक तो वो कैमरे के ऑब्जर्वेशन में आ गई, सेंसर्स लगे हैं, सारी चीजों के बारे में पता चल गया। यहाँ तक भी कि हमारे खेत में कौन सा जानवर जा रहा है उसकी भी ट्रैकिंग, उसको भी संभाल सकते हैं, और उसको रोकना कैसे इसकी भी ट्रैकिंग। एक तो ये हो गया। अब वही जब हम ओपन लैंड में जब हम वेंटिलेटेड या नेचुरल वेंटिलेटेड या फैन पैड पॉली हाउस में जाते हैं या कबर्ड में कंट्रोल टेम्परेचर वाली फसलों में जाते हैं, तब भी हमारा सब वही काम करता है।
और तब ये होता है कि हम अपने अपने हिसाब से गेट तक बंद कर दें, एसी तक बंद कर दें, स्विच तक ऑफ कर दें, और नल ट्यूबवेल भी बंद कर दें। ये सारी चीज़ें सारी जुड़ी हुई है। तो इससे क्या होता है कि लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद चीज़ों में समझ रखते हैं कि होता क्या है कि एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, लोग कुछ भी करें, वो सोचते हैं कि मेरी चीज़ मेरे पास रहनी चाहिए। 50 एकड़ की खेती 20 किलोमीटर दूर पे, तो कहीं ना कहीं मेरी नज़र उस पर रहनी चाहिए। तो भाई नज़र भी रहेगी, कंट्रोल भी रहेगा, वो देखना, इससे सबसे बड़ी चीज़ इजी ये हो जाता है। नुकसान नहीं होने पाएगा, अगर नुकसान होगा तो आपको पता रहेगा यार नुकसान ऐसे हो गया हमारी गलती से। और नेचुरल कैलेमिटी को कहीं ना कहीं हम कुछ हद तक तो कंट्रोल कर पाते हैं। नेचर को ओपन फार्मिंग में पूरी तरह से ना कर पाए, लेकिन कुछ हद तक हमारा कंट्रोल उस पर देखिए, जो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो वो जो क्लाइमेट चलेंगे वो तो चलेंगे। नेचर के हिसाब से जो हमें फसलें लगानी है उसका हम ध्यान रख सकते हैं। लाइक दैट ये हो गया कि हमने मान लीजिए उससे कोई चीज़ 2 दिन में हमें बारिश होने वाली है, उससे पहले हम तैयारी करवा के छोड़ देंगे, तो हमें पता चल गया 2 दिन में बारिश आएगी, 3 दिन में बारिश आएगी। अगर हम जो है ना ऊपर लैंड में जा रहे हैं, अगर वही कंट्रोल इन्वायरमेंट में जा रहे हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ हम ऑपरेशन को अपने साथ देखते हैं। इनफैक्ट अगर हम टेक्नोलॉजी को जो बहुत अच्छे से अडॉप्ट करें तो हम बारिश का माहौल कैसा है, आने वाला सीज़न कैसा होगा, या बादल कितने होंगे, पानी कितना बरसेगा, इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं हमारी समझ ज़्यादा डेवलप हो पाती है। उसके हिसाब से हम अपनी खेती में सही डिसीजन ले पाते हैं। जी, कितना टाइम हो गया? अब थोड़ा गवर्नमेंट स्कीम पे आते हैं, इसको थोड़ा सा 1 घंटा नेट हो गया, हो गया, 1 घंटा हो गया। 46-15 मिनट बाकी, 15 सेकंड बाकी, 1 घंटा होने। थोड़े सेक्शन जिसमें काफ़ी कुछ रह गए, टाइम तो है ना? हाँ, बेफिक्र हो गए, टेंशन मत लीजिए, मतलब दूर आएगा तो कंप्लीट ही करके जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ना तो मुझे लगता है एक बार स्टॉप करके कलर भी होगा, इसको मैं थोड़ा डाउनलोड कर लेता हूँ, हम बैठते हैं थोड़ा बात चेक करते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल। नहीं, अब हो ही रहा था कल। अच्छा, जब हो कितनी देर का है? 15-20 मिनट और चाहिए होंगे। हाँ, तो जहाँ होगा देखिए। इंडिया में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो विदेशों में नहीं है एग्री फार्मिंग को लेकर, इस पर कुछ बोलना चाहिए? इंडिया में ऐसी कौन सी फार्मिंग है? नहीं, इंडिया में कौन सा प्रॉब्लम है एग्रो को लेकर के, खेती को लेकर के, जो बाहर देखने को नहीं मिलता है? तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे बिलीफ सिस्टम। नहीं, बिलीफ सिस्टम थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाएगा। जैसे बता रहा हूँ, उसे प्रैक्टिकल में ला रहा हूँ ना। युवा काम करने के बजाय नौकरी करना पसंद करते हैं, सबसे बड़ा हाँ, प्रॉब्लम ये एक तो माइंडसेट का प्रॉब्लम बोल सकते हैं। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि जनसंख्या का बढ़ता दबाव की वजह से जो खेती पे पेस्टिसाइड और उनका उपयोग हो रहा है, ये यूरोप में बहुत बैन है या बहुत रेगुलेटेड है, ये तो यहाँ रेगुलेटेड नहीं। ये टेक्निकल पॉइंट है। फर्स्ट जो है ना, बदलती मानसिकता, वो डीप पे जाना ही नहीं चाहता, वो भले उड़ना चाहता है। फिर आखिर में होता क्या है कि उम्र के 20-30 साल के अंदर, 20 साल 40 साल में फिर वहीं आ जाता है, ठीक है क्या करें, पैसा अच्छा आता रहे तो सारा खेती ही करेंगे, तो उसको समझ में आता है। नहीं, आपकी बात सही है कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जो ये पॉडकास्ट देखने बैठा है ना, वो दिल्ली का, मुंबई का अगर बंदा बैठा है ये देखने के लिए, तो वो ये माइंडसेट करके बैठा है कि मुझे कुछ मतलब मैं उसके दिमाग से बोल रहा हूँ कि उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे टेक्निकल बताओ कि क्या करना चाहिए, वो उसको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान नहीं लगेगा, जैसे वो बात बताइए, डिस्कनेक्ट हो जैसे जाएगा। ये इंग्लिश वेजिटेबल्स बाहर की बहुत, जैसे बेल पेपर, ब्रोकली और जुकनी, तो ये इंडिया में होते ही नहीं है। नहीं करते हैं भाई, अब तो अब जाके स्टार्ट हुआ है ना, एक्सोटिक्स हो रहे हैं, अच्छे रेट मिल रहे हैं। अभी हमारे इतने भी फार्म है उसमें यहाँ करा रहे हैं। बट फिर भी वो स्टिल एक्सपेंसिव क्यों है इतने? कौन? लेकिन वैसे हाँ, जो एक्सोटिक वाले लोग हैं वो सारे क्यों अभी भी स्टिल, अब जब इंडिया में भी हो रहे हैं, पहले तो चलो ये था कि बाहर से आ रहे हैं। भाई वो तो मार्केट का ट्रेंड है ना, अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर कमाएंगे कहाँ से? जो ट्रेंड है ना, वो तो एक एलीट क्लास ही उसको खाता है। अब लेटेस्ट कोई वो 20,000 25,000 खाने वाला थोड़ी खाएगा। आधे से ज्यादा सीधी सी बात है। उसको गोभी का पत्ता ही चाहिए खाने में रोटी के साथ, उसको भिंडी ही चाहिए उसको। भाई हमारे यहाँ तो टमाटर फोड़ के वो क्या बोलते हैं, प्याज फोड़ के खाने वाले को क्या उसको जाने, उसको ले भी तो उधर 100 रुपए का 100 ग्राम मिलेगा तो अपने पास वो ही नहीं, रखो। वो प्रोडक्शन का इशू नहीं है, वो क्लास का इशू है। प्रोडक्शन का कॉस्ट उसका उतना नहीं है,
उसका जो क्लास सेगमेंट जो उसको कंज्यूम करता है ना वो अलग है, उसकी रेट उसकी वजह से वरना कॉस्टिंग उतनी ही आती है। आप घर में उगा लो उसको। कहाँ आती है? हम जब वो कुछ लाओ सर्दियों में तो इतनी आसान, वो 40-40 रुपए की मिल जाती है ब्रोकली। एक प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, एक ओवर कॉल प्रोडक्शन होते हैं ना, तो एक कॉल करता तब तक आप रिव्यू ले लेके आए। चलो तुम कर लो, फिर ट्रांसफर कर दो ना, फिर अगले एक का मेरे किसी में से कर दो एक का। बंद कर दिया, बंद कर दिया। स्टॉप कर दो। वो भी कर दो क्या?